Good morning, my dear students. So, here is the new topic, challenges to free and fair elections. As yesterday, not yesterday, the day before yesterday, on Saturday, we talk about the campaigning and the election result and the influences of voters and the party and the candidate in different countries. We clear it through the pie chart and bar diagram. So now uh, it's a topic, challenges for free and fair elections. Okay, how we conduct free and fair elections. This is also challenge in our country because we have large number of population and we are also world's most populated democracy. So there are also many lot of problem about education, health, irrigation, roadways, transport, and many more things. But if we conduct a free and fair elections, then there will be a better democracy in our country. How? Let's see. What are the challenges? Okay, all this leads to a simple conclusion. अगर हम बात करें the challenges of elections कि free और fair कैसे हो सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों से एक सिंपल कंक्लूजन निकलता है। इलेक्शंस इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। कि इंडिया में जो इलेक्शंस हैं आम तौर पे बेसिकली अगर बात करें तो फ्री एंड फेयर है ना। फ्री कैसे, मतलब फ्री और फेयर दो डिफरेंट वर्ड है ना। फ्री मीन्स हर्डल्स ना हो, किसी अदर का इन्फ्लुएंस ना हो, गवर्नमेंट का उस पर कोई रोक टोक ना हो और कोई भी अदर तरह की प्रेशर ना हो कैंडिडेट्स पे, पीपल्स पे, कि वो उन चीज़ों को मतलब डरें, फ्री ना हो पाए, उन चीज़ों से दूर न जा सकें। और फेयर कैसे? फेयर इसलिए कि कोई पोलिंग डंप ना हो, लोगों को धमकाया ना जाए, डराया ना जाए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, काम के नाम पे, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ वर्क, ऑन द बेस ऑफ कम्युनिटी. So these are the challenges to our elections. Okay, the party that wins an elections and forms government does so because people have chosen over its rivals. कोई पार्टी तभी तो जीत रही है इलेक्शन और गवर्नमेंट बना रही है क्योंकि वो लोग हैं जो उनको चूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो लोग उनको चूज़ करते हैं। सो बेसिकली बार बार डेमोक्रेसी में एक वर्ड ज़रूर आएगा कि लोग ही वो असली ताकत हैं। पीपल आर द रियल पावर हु फॉर्म्स गवर्नमेंट, हु टेक पार्ट इन इलेक्शंस, हु कास्ट देयर वोट एंड फाइनली दे फॉर्म देयर गवर्नमेंट। अपने लिए ही, अपने लोगों में से ही उनको किसी को चूज करना होता है। चूज बिटवीन अस फॉर अस। ओके, दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी तो आप लास्ट टाइम से समझ ही रहे हैं, द सीट वेयर एनी कैंडिडेट और यू द पीपल कास्ट देयर वोट टू योर कैंडिडेट। ये वो सीट, वो एक जगह है जहाँ से कोई इलेक्शंस फाइट कर रहा है, कॉम्पीट कर रहा है और आपको वोट डालना। क्यों? ए फ्यू कैंडिडेट्स में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर। क्योंकि हर सीट पे जरूरी नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। ऐसे बहुत सारे पिछड़े इलाके हैं, वीकर सेक्शन सोसाइटी के हैं कंट्री में हमारे यहाँ, धर्म के नाम पे, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट एंड कम्युनिटी, पीपल आर फ्राइटेंड ऑफ देयर कैंडिडेट बिकॉज ऑफ देयर मनी पावर और देयर मसल पावर। उनके पास मनी पावर इस तरह से ज़्यादा है कि वो अपनी सीट खरीद लेते हैं और अनफेयर मीन्स गलत तरीके से अपने सीट्स पे अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, लोगों को डराना, धमकाना, हर तरीके से।
बट ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस. बट इन सब के बावजूद भी, अगर इन स्पाइट ऑफ दीज इंसिडेंट्स और अनफेयर मीन्स, जो पॉपुलर रेफरेंसेस है ना, वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है. मतलब वो अपना प्रभाव तब भी छोड़ता है कि हाँ, कुछ सीट्स पे अगर मान लीजिए कुछ इस तरह की हरकतें होती हैं, इलेक्शन कमीशन उसे कंट्रोल भी करता है, लोग भी उसको निगलेक्ट करते हैं. अब तो नोटा दबा के नॉन ऑफ दी अबव, वो वोट भी देना नहीं चाहते. लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो प्रेफरेंस जो आता है वो पॉपुलर ही आता है कि हाँ, इस पर्सन को, इस पार्टी को लोग जो है पसंद कर रहे हैं. देर आर वेरी फ्यू एक्सपेक्टेशन टू दिस रूल इन द लास्ट 15 ईयर्स इन अवर कंट्री. और ऐसे कम ही ऐसे मौके आए हैं इन 50 सालों में हमारी कंट्री में कि हम इस तरह की फ्यू एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों से गुजरे हों, कि हमें उम्मीद रही हो कि अनफेयर मीन्स ज़्यादा पढ़ा हो. ऐसा नहीं. तो उम्मीद किस चीज़ की रही है? पॉपुलर रेफरेंसेस की. दिस इज़ व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. और यही रीज़न है कि इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब इंसिडेंट्स की वजह से, इन सब लोगों की प्रेफरेंसेस की वजह से हमारा जो इलेक्शंस है वो इंडिया को मोर डेमोक्रेटिक बनाता है. ओके, सो नाउ लेट्स डू सेकंड पैराग्राफ. Yet the picture look different if we ask deeper questions. थोड़ा सा गहराई में जाएं तो देखते हैं कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें शायद दिखाई नहीं दे रही हैं. एक डायलॉग की तरह है ना, कि डीपर क्वेश्चन जो हैं वो तस्वीर के अंदर छुपे होते हैं, वो कुछ और होते हैं. आर पीपल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज? ये बहुत बड़ा सवाल है. क्या लोगों को अपने कैंडिडेट के बारे में, पार्टी के बारे में, जो टीवी में दिखाया जा रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, या बार बार सिर्फ आपको दिखाया ही जा रहा है, आपको वो दिखाया जा रहा है जो आप देखना नहीं चाहते हैं आजकल की मीडिया में खास तौर से, और जो आपको दिखाया जाना चाहिए वो तो आपको दिखाया ही नहीं जा रहा है. सो दीज आर द डीपर क्वेश्चंस. क्या वाकई में हमें वो वास्तव में सारी सही जानकारी के आधार पर ही हमको अपने पीपल्स को हम चूज़ कर रहे हैं? नो. मेरी तरफ से भी जवाब है, शायद आपकी तरफ से भी आए. आप देखते होंगे टीवी पर सिर्फ 24 घंटे राम मंदिर के 4 शिखर, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होती है. मैं ये नहीं कहता कि बात मत कीजिए, ना ही मैं धर्म विरोधी हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दिखाइए ना. मैंने ये नहीं कहा कि आप राम मंदिर को मत दिखाइए, आप दिखाइए, बट जो अदर प्रॉब्लम्स हैं, फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है, बैंक की प्रॉब्लम है, टीचर्स की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, जॉब्स की प्रॉब्लम्स हैं, एटलीस्ट जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको मिलने की प्रॉब्लम है. हम अपने घरों में आराम से बैठें क्योंकि हम थोड़े अच्छे घर से हैं, तो हमें लगता है दुनिया में और परेशानियां हैं ही नहीं. नहीं दिखाई जा रही ना, तो नहीं दिखाई दे रही है हमें. दिस इज़ द क्वेश्चन. ओके, आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस? क्या वोटर्स को वाकई में वो अपनी रियल चॉइस मिल रही है? एज वी डिस्कस अबाउट इन प्रीवियस क्लासेस कि अमेरिका में कैंडिडेट्स को चुनना लोगों के हाथ में होता है, लेकिन इंडिया में हम उसको ही वोट देंगे जो अमित शाह जी तय कर देंगे, जो अखिलेश यादव तय कर देंगे, जो मायावती तय कर देंगे, जो अशोक गहलोत तय करेंगे. ये क्या है? हमारी रियल चॉइस नहीं है. सो these are the questions. Okay, is election really level playing field for everyone? ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? why we use level playing field? लेवल प्लेइंग फील्ड से मतलब है दिस सेंस कि एवरीबडी हैज़ इट्स लेवल अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग उनका एक लेवल होना चाहिए, जनता की नज़र में, इन द व्यू ऑफ पीपल, इन द पॉपुलरिटी ऑफ पीपल, उसको हाई प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, लोग उसको प्रीफर करते हो. वो फील्ड की बात है, हर एक किसी के लिए होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम. लेकिन आज के टाइम पे इंडिया की अगर बात करें ना, तो पॉलिटिक्स में ना सिर्फ लोगों को टीवी के जरिए, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया के जरिए किसी को भी हीरो बना दिया जाता है, किसी को विलन बना दिया जाता है. ये सच है आज का. हम सिर्फ वही देखते और समझते हैं जो हमें टीवी पे या सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है. वरना 2013 से पहले, आप 2014 की छोड़ दीजिए, उसके कुछ बाद से पहले से लोग नरेंद्र मोदी को जानते भी नहीं थे कि हु इज़ नरेंद्र मोदी. ओनली अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात,
कुछ पीपल जानते हैं जो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वरना लोग तो उन्हें महान ही बताते हैं। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तैयार किया जाता है। ओके, कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या एक आम इंसान को उम्मीद है, उम्मीद होप रखता है क्या वो इलेक्शन जीत सकता है? तो आपको जवाब शायद अपनी तरफ से मिले। लोग आपको वोट देना भी नहीं चाहेंगे। बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, पैसा खर्च किया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ खाने का लालच दिया जाता है कि वो आए मैदान में भरें। वो सारे गरीब लोग होते हैं, बसों में भर भर के लाए जाते हैं। ये पिक्चर के पीछे एक कहानी है। टीवी में जो भीड़ दिखाई दे रही है उसको सच मत मानिए, उसके पीछे जाइए, तभी आप इस कंट्री की डेमोक्रेसी को बचा पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स डू अनदर पॉइंट। Questions of this kind bring the many limitations and challenges of Indian elections to our attention. इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये कुछ लिमिटेशंस, कुछ इस तरह की बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं, चैलेंजेस क्रिएट करते हैं इंडियन इलेक्शंस के लिए, जो कि हमारे टेंशन में, जो हमारे ध्यान में है और रहती भी हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं उन चीज़ों को। तो उसमें किस तरह की चीज़ें इंक्लूड, ज़रा देखें तो आप लोग। फर्स्ट, candidates and party with a lot of money may not be sure of their victory. वो कैंडिडेट और पार्टी जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो कभी भी अपनी विक्ट्री के बारे में श्योर नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जीत ही जाएं, बट दे डू enjoy a big and unfair advantage of over smaller parties and independents. लेकिन वो क्या करते हैं, जो बड़ी पार्टी है, वो जो कुछ अनफेयर मीन्स कुछ हर तरह के साम दाम दंड भेंट के तरीक़ों से उस चीज़ को एडवांटेज लेती है, फ़ायदा उठाती है। और जो स्मॉलर पार्टीज़ होती हैं उन पे पैसे के दम पे वोट खरीदने को लेके उस पर पार्टी, स्मॉल पार्टी के कैंडिडेट को अपने मिला के पैसा दे के, जैसा आजकल पिछले कुछ टाइम से चल ही रहा है। बीजेपी ने एमपी में कांग्रेस के विधायकों को खरीद के ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने मिला लिया, पार्टी बन गई। गोवा में बहुत हुआ, पंजाब में भी, हरियाणा में कई बार ऐसा हुआ, इस साल भी हुआ। वो जननायक पार्टी, वो जाना नहीं चाहती थी बीजेपी के साथ, उसी का नाम लेके कि वो भ्रष्टाचारी है, वो लोग सीट जीते, वो उसी बीजेपी के साथ मिलकर आज गवर्नमेंट में बैठे हैं। राजस्थान में घमासान चल ही रहा है। तो दीज आर मैनी चैलेंजेस। सवाल ये भी है कि जिन कैंडिडेट को हमने वोट दिया है वो क्यों खरीद लिए जाते हैं, वो खुद भी अपने आप को क्यों बिकने दें। लेकिन गलत तो दोनों तरीके से है कि जो खरीद रहा है वो भी गलत, जो बिक रहा है वो भी गलत। वो हमारे लिए परेशानी बन रहा है। आप उसमें कुछ अच्छा ना ढूंढें, आप उसको निगलेक्ट करें। आपको चाहिए कि आप ऐसे दोनों ही लोगों को नकार दें, जो खरीद रहा है वो भी और जो खरीदा जा रहा है वो भी। वो आपकी नज़र में गलत हैं, उनको बाहर निकालिए राजनीति से, ये ज़रूरी है। बहुत जगह इस तरह की हरकतें होती आई हैं। और जो इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार होता है ना, उसको भी वो खरीद लेते हैं। ओके, in some parts of the country, candidates with criminal connection have also been to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं हमारे यहाँ, वो भी इलेक्टोरल रेस में होते हैं, चुनाव लड़ने के रेस में होते हैं और अपना टिकट पा ही जाते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से। आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, हर पार्टी में। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमारे यहाँ नहीं है। इवन जो इस टाइम रूलिंग पार्टी बीजेपी, उसमें सबसे ज़्यादा रेशियो है। जो कि मोदी जी ये कह के आए थे कि देश से अपराध मुक्त डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्रिमिनल फ्री कैंडिडेट होने चाहिए। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल तो उन्हीं की पार्टी में, पैसे वाले लोग नहीं होने चाहिए। सबसे पैसे वाले करोड़पति एमएलए एमपी उन्हीं की पार्टी में। सो दीज आर ओनली अबाउट बिजनेस और अबाउट ओन पॉलिटिक्स। देश से प्यार करने वाली बातें कौन कर रहा है? बात वहीं आ गई, क्या वाकई में वो दिखाया जा रहा है वो हम देखना चाहते हैं? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। बड़ा सवाल है। कुछ पार्टियाँ आपने देखी हैं, कुछ नहीं, ज़्यादातर ही देख लीजिए। मुझे नहीं लगता है कुछ कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दो, वहाँ तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पे इस टाइम पॉपुलैरिटी बहुत लूज़ हो गई है।
या बंगाल में ममता दीदी हैं, तृणमूल कांग्रेस, उनके में ऐसा नहीं है, उनकी पार्टी में, और कुछ इक्का दुक्का पार्टी को छोड़ दें, बट वो रीजनल लेवल पे हैं, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर में फैमिली जो है वो डोमिनेट हो जाती है। बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, कोई भी हो, हर जगह ये हालात है। कोई भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता है कि वो डोमिनेंट जो है फैमिलीज को अपना प्रभाव नहीं देती है। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेटिव फ्रॉम दिस फैमिलीज, और अपने रिश्तेदारों को, दूर के रिश्तेदारों को, पैसे वाले लोगों को ही टिकट्स दिए जाते हैं। यानी कि रियल चॉइस आपकी नहीं है, आप हैं ही नहीं उस चीज़ में। दिस इज़ द पॉइंट। ये चैलेंजेस है हमारे लिए। फोर्थ, वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटी सी चॉइस ला के सामने रख देते हैं आम पीपल्स के लिए। वो लोग उन चीज़ों से भिड़ ही नहीं सकते। वोट दें तो किसे दें, सिर्फ गिने चुने हर पार्टी से वही कैंडिडेट खड़े होते हैं, और बात वहाँ आ जाती है जहाँ पे लोग किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर उन्हें वोट देते हैं। रियल क्वेश्चन वही है अभी भी, वो चैलेंज है हमारे लिए। फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर एंड बोथ इन पॉलिसीज प्रैक्टिस सिमिलर होती हैं। ऑर्डिनरी पीपल के लिए हार्ड होता है कि वो इन दोनों पार्टियों में से किसको अपना वोट दे, किसको इलेक्शन चूज़ करे, क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं, एक जैसी होती हैं, पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस में भी एक होती हैं। वादे सारे करते हैं फिर छोड़ जाते हैं। एक कार्टून देखेंगे आप लोग, कार्टून में देखिए कि जब नेताजी आए हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो आसपास लोग कलेक्ट हैं ढेर सारे। टुमारो जब नेताजी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा तो लोग चले गए, कोई देखना नहीं चाह रहा है। ये कार्टून आपको बहुत कुछ बताता है, कभी एक बार ध्यान से देखिए। लोगों को लगता है कि इनकी बात कुछ अलग है, तो लोगों को लगता है इनकी बात अलग नहीं है, इसलिए वो चले जाते हैं। सो कम टू द लास्ट पॉइंट, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिग पार्टीज। और जो छोटी छोटी पार्टियाँ होती हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, बहुत बड़ा नुकसान झेलते हैं बिग पार्टीज़ के जरिए। खरीदना आम बात है। वो व्यक्ति जो ईमानदारी से अच्छे से पॉलिटिक्स में आना चाहता है, वो बड़ी जो पार्टियां हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं सिर्फ हमारी पॉलिटिक्स जिंदा हो। तो वो उस कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और वो असल तरीके में डेमोक्रेसी में अपना जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं कर पाता है। सच honest and nationalist type of candidate are not valued in the view of people. लोगों की नज़र में वो अच्छे नहीं हैं। लोगों की नज़र में सिर्फ वही कैंडिडेट अच्छा है जो बहुत खर्चा कर सकता है, बहुत एक्सपेंस कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी बहुत सारी भाषणबाजी से। ओके, These challenges exist just not in India but in also many established democracies. सिर्फ इंडिया में ही इस तरह के challenges नहीं हैं, वो इंडिया के बाहर कई कंट्रीज़ में हैं। जो डीपर इश्यूज़ हैं वो सिर्फ कुछ ही कंसर्न के लिए नहीं है, कि जो लोग सिर्फ डेमोक्रेसी में भरोसा करते सिर्फ उन्हीं के लिए कंसर्न में नहीं है सारे डीप इशू। उन सब के लिए ही हैं जो सोशल एस्पेक्ट हैं, सिटीजन्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिमांड करती हैं इलेक्ट्रो सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए। हर कोई चाहता है सुधार हो, बट नहीं हो पाते। हम नेताओं पे क्वेश्चन ना करें, इसलिए हमारे सामने तरह तरह के इशू डाल दिए जाते हैं ताकि जनता आपस में भटक जाए। आप बस नेताओं पे क्वेश्चन ना कर सकें तो आपको ये प्रभाव जो है छीन लिया गया है आपसे। न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स में सिर्फ आपको वो दिखाया जाएगा जिससे कि आप नेताओं पे क्वेश्चन ना कर सकें। आपको लगे अपोजिशन कर रहा है, रूलिंग पार्टी आप हैं, तो अपोजिशन आपको क्यों नहीं वर्क करने दे रहा है? बड़ी सोचने वाली बात है। अभी मैं इतनी दूर बैठे आपसे क्लास ले रहा हूँ और मैं आपसे कहूँ आपके मम्मी पापा और बच्चे मुझे क्लास लेने दे रहे हैं, कितनी अजीब बात होगी ना। टीचर तो मैं हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ और आपको लेनी होगी। वैसे ही आज की सरकार है, उन्हें लगता है कि राहुल गांधी नहीं बोलने दे रहे, उन्हें लगा कांग्रेस नहीं बोलने दे रही है। अरे भाई, पावर में आप हैं, सब कुछ आपका है, फिर भी आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप कितनी बकवास बातें करते हैं। जो गलती कर गए वो नेहरू कर गए। 6 साल से आप गवर्नमेंट में हैं,
60 साल पीछे की कहानी पर जाएं तो हर गलती नेहरू ने की है, आपने कुछ नहीं किया। इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, उलझा देना लोगों को गलत चीज़ों में। जो इंसान मर गया है उसको पॉलिटिक्स ही क्यों। अब आप सामने 6 साल से आप शासन में, आपके पास कंट्री की सारी चीज़ें, आप उस चीज़ को हैंडल करिए, रिफॉर्म्स कीजिए। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स? क्या आप ऐसे बहुत सारे सुधार के बारे में जानते हैं? ये क्वेश्चंस भी मैं दूंगा आपको करने के लिए। एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि इलेक्ट्रल सिस्टम में या इंडियन डेमोक्रेसी में ऐसे कौन से रिफॉर्म्स होने चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग अच्छे हैं, बेटर हैं। आपको लिखना होगा अपने तरीके से। वट कैन एन ऑर्डनरी सिटीजन डू टू फेस दिस चैलेंजेस? और ये भी एक क्वेश्चन है मैं आपको दूंगा कि ऐसे कौन से चैलेंजेस आते हैं आम नागरिक के लिए, आप जैसे, हम जैसे नागरिकों के लिए, कि जो हम फेस करते हैं डेमोक्रेसी में। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको पढ़ने होंगे। ये आप प्लीज़ इसको पढ़ें, समझें। इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखने होंगे, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और आप अच्छा क्वेश्चन लिख सकते हैं। सो दीज आर द हार्ड वर्ड्स यू कैन राइट इन योर नोटबुक. Booth capturing, code of conduct, constituency, incumbent, level playing field, rigging and turnout. You have to write all these words in your notebook. Before you write this work, write a heading: hard words. Okay, try to write sorry, hard word. Write this heading, and after that you have to note these points. Okay, and after these words I will send you 3 or 4 questions. So this is the end of your chapter, electoral politics. From next class, from tomorrow, we start history from unit 1, chapter number 1. Okay, so you will be understand my words. So this is okay for today. Thank you, class. Be ready for history tomorrow, and you will be amazing of some new topics. Okay, thank you.